हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के केस लॉस का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 के अंदर हमने प्रियम्बल से रिलेटेड एंड देन फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 19 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट या फिर आपके लैंडमार्क केसेस थे उनको देखा। किस तरीके से उसको एमसीक्यू में पूछेंगे, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे के सारे मैंने आपको बताए पार्ट 1 के अंदर। पार्ट 2 में हम आर्टिकल नंबर 21 से कंटिन्यू करेंगे, राइट। सो आर्टिकल 21 से कंटिन्यू करते हैं, ठीक ना। आर्टिकल राइट। तो ये आर्टिकल 21 किसकी बात करता है? इट टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट। नाउ इस एक आर्टिकल में स्पेशली बहुत सारे केसेस हैं, राइट। पर पहले ये 3 जो केसेस अब मैं कराने वाली हूँ उनको देखते हैं। तो सबसे पहला जो केस है वो है ए के गोपालन केस, राइट। इस केस में क्या हुआ था कि भाई जो पेटिशनर्स हैं उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर डिटेन करके रख लिया गया था। तो इसके अंदर लिख भी लो आप, जो फैक्ट्स हैं, मेन फैक्ट्स, दो दो लाइन में मैं आपको लिखवा देती हूँ। ओ सॉरी, पूरा इरेज हो गया, इट्स ओके फिर से लिख देती हूँ मैं। आर्टिकल 21, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक। तो पहला केस जो हम देख रहे हैं ये है ए के गोपालन केस, ठीक। इसके मेन फैक्ट्स लिखिए कि भाई द पिटिशनर्स were detained under preventive detention act। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट मतलब कोई एक्ट होने से पहले सिर्फ सस्पिशन के बेसिस पे आप किसी को डिटेन करते हो, ठीक है। तो इसी एक्ट को पेटिशनर्स ने आर्टिकल 19 के अंदर और 21 के अंदर चैलेंज किया था, राइट। तो इसके फैक्ट्स आगे लिखो। दिस एक्ट was challenged by the petitioners under article 19 and 21, ठीक है। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक तरीके से बहुत ही नैरो व्यू दिया अपना। और क्या कहा, तो ये चीज भी लिखो, नैरो व्यू दिया। इस नैरो व्यू को अंडरलाइन करना, ठीक है। टेकिंग अ वेरी नैरो व्यू इन दिस केस। तो बहुत ही नैरो व्यू लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या हेल्प किया कि भाई आर्टिकल 19 और 21 के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देयर इज सॉरी, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन आर्टिकल 19 एंड 21, ठीक।
कि भाई 19 और 21 के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। आर्टिकल 19 बहुत ही स्पेसिफिक राइट्स ऑफ प्रोटेक्शन की बात करता है, जबकि आर्टिकल 21 जनरल राइट्स ऑफ प्रोटेक्शन की बात करता है। ठीक है, तो पहले कहा कि 19 और 21 में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, और आगे क्या कहा कि जो आर्टिकल 91 है वो काफी ज्यादा स्पेसिफिक है, और आर्टिकल 21 जो है वो जनरल है। ठीक है, तो इस चीज को लिख लो। आर्टिकल 19 टॉक्स अबाउट वेरी स्पेसिफिक राइट्स एंड प्रोटेक्शन while article 21 talks about protection of very general nature। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को भी वैलिड कहा, और ये भी कहा कि जो वर्ड्स यूज किए गए हैं आर्टिकल 21 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अच्छा इस बात को भी लिख लो। ठीक है, द कोर्ट लिखो, उसी के कॉन्टिन्यूएशन में लिखो, द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट टू बी valid and also held that the words used under Article 21 procedure established by law and words used in US Constitution both are different। पहले लिख लो फिर समझा देती हूँ इस बात को। एंड कैन नॉट बी यानी कि आर्टिकल 21 के अंदर जो शब्द यूज किए गए हैं प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन में जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ये दोनों ही डिफरेंट है, और इनको इन दोनों शब्दों को सेम इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता। ठीक है, नौ एक ही गोपालन केस को आर्टिकल 21 के नैरो इंटरप्रिटेशन के लिए जाना जाता है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि भाई ऐसा केस बताओ जिसमें नैरो इंटरप्रिटेशन की हो आर्टिकल 21 की सुप्रीम कोर्ट ने, सो दैट इज AK गोपालन। इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये वर्ड मार्क कर लो। ठीक है, ठीक है, नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 किस केस में किया गया था? AK गोपालन केस। ठीक है, नेक्स्ट केस हमारे पास आता है ADM जबलपुर केस। ठीक,
इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजन्स को जो बर्थ से फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं उन्हें रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया था। ठीक है, तो इस बात को लिख लो। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट refused to recognize the fundamental that citizens acquire since birth, जो बात मैंने आपको समझाई। ठीक है, ठीक है, कि भाई सिटीजन्स को जो बर्थ से फंडामेंटल राइट्स मिले हैं उनको रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स नहीं किए जा सकते, मतलब आर्टिकल 21 भी इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। इसलिए आर्टिकल 32 के अंदर जो रिट्स हैं जैसे कि हैबेस कॉर्पस आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको भी लिख लो, आगे की चीज भी लिखो, कंटिन्यूएशन में लिखो। इन दिस केस एडीएम जबलपुर वाले में ही कंटिन्यू करो। पॉइंट 2, इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड that during emergency fundamental rights cannot be enforced, meaning that article 21 cannot be enforced at the time of emergency. Thus the writs under article 32 like habeas corpus cannot be enforced। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ आई। ये केस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एडीएम जबलपुर, इसका नाम याद रखना। ठीक है, अब इन दो केसेस के बाद आता है रे ऑफ सनशाइन यानी कि मेनका गांधी केस। ठीक है, कौन सा केस? मेनका गांधी केस। इस केस को आर्टिकल 21 के वाइडर इंटरप्रिटेशन के लिए जाना जाता है, जैसे एके गोपालन नैरो इंटरप्रिटेशन के लिए जाना जाता है आर्टिकल 21 के, मेनका गांधी केस वाइडर इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 के लिए जाना जाता है। इसके फैक्ट्स भी हम क्विकली जान लेते हैं। इस केस में क्या हुआ था कि पासपोर्ट ऑफिस ने मेनका गांधी को ये कहा कि 7 दिन के अंदर अंदर आपको अपना पासपोर्ट जो है जब्त कराना है हमारे पास। मेनका गांधी ने लेटर लिखा उनको और कहा कि आप रीजन असाइन कीजिए कि मुझे अपना पासपोर्ट क्यों जमा करवाना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उन्हें ये लेटर लिखते हैं कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट के चलते हम आपको स्टेटमेंट ऑफ रीजन असाइन नहीं कर सकते। इस ऑर्डर को मेनका गांधी ने
21 के अंदर, सॉरी, चैलेंज किया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने वाइडर व्यू लेते हुए ये कहा कि 14, 19 और 21 ये तीनों ही आर्टिकल्स इंटरलिंक्ड है, इनका एक ट्राइंगल है। और ऐसा कोई भी प्रोसीजर जो आर्टिकल 21 के अंदर लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव करता है, कर्टेल करता है, तो उस प्रोसीजर को, उस लॉ को 14 और 19 इन दोनों के टेस्ट को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, राइट। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इज अ फंडामेंटल राइट, और आर्टिकल 21 के अंदर ये कवर्ड रहेगा। मोर इम्पोर्टेंटली कोर्ट ने ये कहा कि भाई ऐसा कोई भी प्रोसीजर है जो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव कर रहा है, कर्टेल करता है, तो ये बहुत जरूरी है कि वो प्रोसीजर जस्ट, फेयर और रीजनेबल रहे, यानी कि आर्बिट्रेरी या फैंसीफुल नहीं रहे, उसको रीजनेबल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसके फैक्ट्स लिख लेते हैं। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहले फैक्ट्स लिखो। पासपोर्ट ऑफिस told Menka Gandhi that she had to submit her passport within 7 days. तो फिर मेनका गांधी ने क्या किया? मेनका गांधी wrote a letter and asked them to assign a reason as why she need to submit her passport. जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ इसकी, पर फिर भी मैं आपको फैक्ट्स एक बार लिखवा रही हूँ क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। आप पूरा का पूरा केस निकाल के पढ़ने बैठोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा बिन बात के। तो मैं जब आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आप यही 2 लाइन लिख लो, इसके बाहर आपको इस इन केसेस के अंदर आई डोंट थिंक सो कि कुछ भी पढ़ने की नीड होगी। ठीक है, अब आगे बताती हूँ। ठीक है, आगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या किया कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट के चलते हम आपको रीजन असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, उन्होंने ये कहा रिप्लाई में। ठीक, कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट के चलते हम आपको रीजन असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इस ऑर्डर को मेनका गांधी ने आर्टिकल 21 के अंदर चैलेंज किया। ठीक है, तो इस ऑर्डर को
ठीक है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या हेल्ड किया वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, दिस केस वाइल जो कोर्ट ने हेल्ड किया इसमें वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। गोल्डन ट्रायंगल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको पता होना चाहिए, 14 19 21। इन दिस केस वाइल टेकिंग वाइडर व्यू, अंडरलाइन करना है आपको, जैसे नैरो व्यू पिछले केस में था, इसमें भी डायरेक्टली पूछ लेते हैं केस लॉ का नाम। वाइडर इंटरप्रिटेशन किस केस लॉ में की गई, तो मेनका गांधी वाला केस है, आपको पता होना चाहिए। इन दिस केस वाइल टेकिंग वाइडर व्यू, that article 14 19 and 21 are interlinked and any such procedure which deprives life or personal liberty under that procedure or law have to satisfy ठीक है, इतनी सी बात आई होप सबको समझ आ गई होगी, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, काफी ज्यादा सिंपल इंग्लिश भी है। ठीक है, तो मैंने आपको ये लिखवा दिया है, और साथ ही साथ और क्या कहा कोर्ट ने एडिशनली, द सुप्रीम कोर्ट held that राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, तो क्वेश्चन आए राइट टू ट्रैवल अब्रॉड क्या एक फंडामेंटल राइट है, तो हाँ ये एक फंडामेंटल राइट है। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 21 के तहत। राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इज अ फंडामेंटल राइट and it covered and it is covered under आर्टिकल 21। और ये बात किस केस में हेल्ड हुई, मेनका गांधी केस में। आई होप सबको ये केस क्लियर होगा। ठीक, नाउ मोर इम्पोर्टेंटली कोर्ट ने ये कहा कि भाई आगे की बात क्या थी, कि भाई कोई भी ऐसा प्रोसीजर है जो डिप्राइव करता है या कर्टेल करता है, आई नो थोड़ा सा बड़ा केस लॉ है, बड़े फैक्ट्स हैं इसके, बट दैट्स ओके, इससे आपको मार्क्स मिल रहे हैं तो इसे लिख लो। ठीक है, इसके आगे कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, लेट मी इरेज इट फर्स्ट। इसके आगे कोर्ट ने हेल्ड किया कोई भी ऐसा प्रोसीजर है जो डिप्राइव करता है और कर्टेल करता है लिबर्टी को,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो प्रोसीजर है वो जस्ट फेयर एंड रीजनेबल रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पॉइंट बहुत जरूरी है, ये पॉइंट लिख लेना, अंडरलाइन भी कर लेना। और कर्टेल पर्सनल लिबर्टी, इट इज वेरी नेसेसरी that such procedure is just, fair and reasonable। ठीक है, मीन्स कि वो आर्बिट्रेरी, मीन्स नॉट आर्बिट्रेरी और फैंसीफुल। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हुई सबको? काफी इंपॉर्टेंट केस है, तो ये देख लेना। तो AK गोपालन केस को जहां नैरो व्यू के लिए से जाना जाता है, वहीं मेनका गांधी केस को वाइडर व्यू के लिए, वाइडर इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 के लिए जाना जाता है। ठीक है ना? ओके, नाउ अगर हम नेक्स्ट केस लॉ पे चले तो नेक्स्ट केस है मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, ये वाले जो केसेस है ना, ये आर्टिकल 21 को और ज्यादा इंटरप्रेट कर रहे हैं, 21 को और ज्यादा इंटरप्रेट कर रहे हैं। यानी कि जैसे राइट टू अब्रॉड आया आर्टिकल 21 के अंदर मेनका गांधी केस से, है ना? तो आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू एजुकेशन भी आता है आपका। वो कौन से केस से आया? तो मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका से आया। बस इतना याद रखना है इसके अंदर। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 के अंदर कहां से फॉल हुआ? मेनका, सॉरी, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। फिर दूसरा केस आता है हमारे पास हुसैन नायरा खातून एंड अदर्स वर्सेस होम इस केस से हमारे पास आया राइट टू स्पीडी ट्रायल। ठीक, अगला केस है ठीक है, इस केस से हमारे पास आया था राइट टू प्रिवेसी। ज्यादा फैक्ट्स आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, जो मैं लिखवा रही हूँ इतना इनफ है। टाइम वेस्ट मत करना, बाकी इसको पूरा पढ़ने मत बैठ जाना। जहां से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ये है ओल्गा टेलिस एंड अदर वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, BMC, यानी कि बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड अदर्स। ये केस रिलेटेड है राइट टू लाइवलीहुड से। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर?
ठीक है, तो आई होप सब कुछ लिख लियो। ठीक है, अब हमने आर्टिकल 21 के जो भी इंपॉर्टेंट केसेस थे वो सारे के सारे कवर कर लिए हैं। अब हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 25 से 28 के केसेस देखते हैं। ठीक है, आर्टिकल 25 से 28 किन तरीके की राइट्स की बात करता है? ये राइट ऑफ मिनोरिटीज की बात करता है। इट डील्स विद मिनोरिटी राइट्स, है ना। with- सबसे पहली बात तो मिनोरिटी के राइट्स, और दूसरी बात सेक्युलरिज्म। ठीक है, इन दोनों चीजों की बात की गई है 25 से 28 के बीच के आर्टिकल्स। ठीक है, तो इसके अंदर केसेस देखते हैं। तो पहला है एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, बोमई ना। इस केस के अंदर हम दो चीजों की बात करेंगे, सेक्युलरिज्म की भी बात करेंगे, साथ ही साथ जब हम इमरजेंसी के प्रोविजंस पढ़ेंगे तब हम इस केस की दोबारा से बात करेंगे। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो अमेरिका का जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है और जो इंडिया का कॉन्सेप्ट है वो दोनों डिफरेंट है। ठीक है, इंडिया में सेक्युलरिज्म एक बेसिक फीचर है और ऐसा कोई भी लॉ जो सेक्युलरिज्म को इन्फ्रिंज करना चाहे या उससे अमेंड करना चाहे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होगा। ठीक है, इस बात को लिख लो। ठीक है, क्या फैक्ट्स लिखने हैं इसके अंदर? दो लाइनें लिखनी है सिर्फ कि भाई जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सेक्युलरिज्म और हमारा इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो अलग है। उन दोनों के कॉन्सेप्ट्स अलग है। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इन अमेरिका and the concept of secularism in India are different. ठीक है ना, आगे सेकंड पॉइंट लिखो। In India, secularism is a basic feature and any law which infringes secularism or amends it ठीक है, तो आई होप इतनी सी बात सबको क्लियर होगी। ये दो पॉइंट सबको क्लियर होंगे क्योंकि मैंने इसको समझा दिया है और लिखवा भी दिया है। ठीक है, और ये बहुत सिंपल इंग्लिश है, आप रीड करोगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब आई होप लिख लिया और सबने नहीं लिखा तो वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना। ठीक है, मैं आगे चलती हूँ, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आप पॉज करके लिख सकते हो आराम से। ठीक है, नाउ अगर इसी कैटेगरी के अंदर हम दूसरा केस देखें तो वो है एमडी। ठीक है, केस नंबर 2, मोहम्मद हनीफ कुरैशी वर्सेस
स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है। इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था कि भाई जो बैन है काउ स्लॉटर का वो सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट नहीं है, ना ही वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ना ही वो सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट है। ठीक है, तो इस बात को लिख लो, इसके फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट हैं। It was held that ban on cow slaughter is not against secularism. Neither it is unconstitutional, nor it is against secularism. ठीक है भाई, कि ये जो बैन है काउ स्लॉटर, ये सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट नहीं है। ठीक है, काउ स्लॉटर पे बैन लगाना सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट नहीं है, ना ही वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि काउ स्लॉटर किसी भी रिलीजन का एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, बिकॉज it is not an essential practice of any religion. ठीक है ना, आई होप, या हाँ, तो हमने सारे के सारे लैंडमार्क केसेस कर लिए हैं। आई होप कि सारी चीजें आप सभी को क्लियर होंगी स्टूडेंट्स। तो ये सारे केस लॉस ऐसे हैं कि जो पूछे ही जाते हैं। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट है ना स्टूडेंट्स, इसमें आर्टिकल से ज्यादा केस लॉज है, और केस लॉज ही ज्यादा पूछे जाते हैं। चाहे आप एमसीक्यू ले लो, एमसीक्यू में तो कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्ट आर्टिकल्स बहुत ही कम आते हैं। सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन में तो केस लॉ से ही भरा होता है पूरा पेपर। अगर आप कोई भी ऐसा जो एग्जाम है उसको अटेम्प्ट करोगे, चाहे आप एआईबी ले लो, वो भी अटेम्प्ट किया होगा आप लोगों ने, तो आपने देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी केसेस, जो भी क्वेश्चंस थे, उनमें सिर्फ और सिर्फ केसेस दिए हुए थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्वेश्चंस ही ऐसे हैं जिसमें केसेस ही पूछते हैं। अगर कोई भी आप ऐसा एग्जाम अटेम्प्ट करोगे जिसमें एमसीक्यू पूछते हैं ना, और जिसमें सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ही, तो आप देखोगे कि सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ केसेस से पूछे, और डायरेक्टली केस का नाम दे रखा है, बताओ कौन सा केस किन चीजों से रिलेट करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको सारे के सारे केस लॉज पता होने चाहिए। ठीक है, नाउ अब हमने फंडामेंटल राइट्स के जो हैं और प्रियम्बल के जो आपके केसेस हैं वो देख लिए हैं। थोड़े से हम आपके डीपीएसपी के भी इंपॉर्टेंट केसेस बताती हूँ। वैसे तो जब मैंने आपको डीपीएसपी कवर कराए थे, साथ साथ जो भी केस लॉस थे मैंने आपको बताती गई थी, बट स्टिल 5 केस मैं बताऊंगी जो आप स्पेसिफिकली, अगर आप लिस्ट अभी मेंटेन कर ही रहे हो तो आपकी प्रॉपर लिस्ट मेंटेन हो जाए। ठीक है, अदरवाइज आपने उनके बुलेट्स में तो लिख ही लिया होगा, राइट? नाउ गिव मी अ सेकेंड। नाउ डीपीएसपी की हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहला केस है जो इम्पोर्टेंट केस है, वो है स्टेट ऑफ मद्रास
वर्सेस चंपकम ठीक। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो हमारा फंडामेंटल राइट्स के सब ऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, ये इसके साथ हमारे सब्सिडरी बेस पे वर्क करता है डीपीएसपी, ठीक है। ये मैंने आपको डिटेल में जब मैं आपको लेक्चर्स कवर करा रही थी जब भी कराया था, ठीक है, तो इसको मैं ज्यादा डीपली नहीं बता रही हूँ, बस ये बता रही हूँ कि सब्सिडरी वर्क करता है डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स के, ठीक है। ओके, नाउ गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। 1967 का ये केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, दे बोथ कॉन्स्टिट्यूट द कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और दोनों के बीच में देयर इज नो अनेस्थेसिस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, एंड जो दोनों हैं वो एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। बोथ पार्ट 3 एंड पार्ट 4 हैव टू बी बैलेंस्ड एंड हार्मोनाइज्ड, ये चीज इस केस में कही गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं। ज्यादा मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं करी क्योंकि जो चीज हमें इंपॉर्टेंट है, जो चीज हमें मार्क करनी है, सिर्फ उतना ही लिखो, उतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नोट डाउन करना है जो मैंने बातें बोली तो वो भी नोट डाउन कर लो, ठीक है। पॉज करके कर लो, सारी बातें नोट डाउन, ठीक है। और नहीं तो ये केसेस जो है मैंने फंडामेंटल राइट्स का जब करा रही थी, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, तो मैंने आपको सारा डिटेल में ना ये लिखवाया था, ठीक है। बस वन वन पॉइंटर्स इस लिस्ट में, तो आप डीपीएसपी के केस लिखो, बस एक पॉइंट पे एक वर्ड में लिख लो सामने उसके, ठीक है। ज्यादा फैक्ट्स को डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी लिख रखा है जब मैं डीएसपी करा रही थी। नेक्स्ट केस स्टेट ऑफ केरला वर्सेस वी एम थॉमस, ये भी आपका 1976 का केस है, ठीक है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों में हार्मनी बरकरार रखनी है हमें, और इसको करने के लिए कोर्ट को जितने एफर्ट्स करने हैं कोर्ट कर सकती है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, मिनर्वा मिल्स केस। बहुत बार इस केस का नाम भी सुन चुके होंगे। 1980 का केस है ये, ठीक है। ओके, देन मिनर्वा मिल्स वाले केस में जो 1980 का केस है, ईयर लिख लेना। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, दे आर नॉट एंडिंग देमसेल्फ, ये खुद में ही एक एंड नहीं है, ठीक है। बट दे बट इनको खत्म होने की जरूरत, इनका एंड होना चाहिए, इनका एंड जो है स्पेसिफाइड, ठीक है। इनका जो एंड है वो स्पेसिफाइड कहाँ है, डीपीएसपी। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी है, तो ये दोनों कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कहा गया कि भाई फंडामेंटल राइट्स खुद में एंड नहीं होते, इनका एंड होना जरूरी है, तो इनका एंड कहाँ स्पेसिफाई किया है, डीपीएसपी में। तो पहली पॉइंट समझ आई। तो दूसरी बात और क्या कही कि जो फंडामेंट सॉरी तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी है ना, तो ये कोर ऑफ कमिटमेंट,
ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं द कोर ऑफ कमिटमेंट। ठीक है, और ऐसा कहा गया इसके अंदर, केस के अंदर, पॉइंट 1, पॉइंट 2, आई होप ये चीज आप लिखते जा रहे होंगे, दैट दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द कोर ऑफ कमिटमेंट, ये लाइन लिखो सेकंड पॉइंट में। ठीक है, और क्या कहा गया कि एनीथिंग दैट डिस्ट्रॉयज द बैलेंस बिटवीन द टू पार्ट्स, ठीक है, उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा क्या, बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर कोई भी चीज डिस्ट्रॉय करेगी पार्ट 3 को या पार्ट 4 को, तो वो डिस्ट्रॉय कर देगी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी, वो चीज डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, समझ आया कि भाई एंड नहीं है फंडामेंटल राइट्स का, उसका एंड कहाँ स्पेसिफाई कर रखा है, डीपीएसपी में। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी कोर कमिटमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और थर्ड पॉइंट ये कहा कि पार्ट 3 और पार्ट 4 जो है, इनमें से अगर किसी चीज ने इन दोनों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, तो वो चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, नाउ अगला केस है हमारा अशोका कुमार, सॉरी अशोका, हाँ अशोका कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2008 का ही केस है। इस केस में क्या कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमारे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे दो तरीके के राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स रिप्रेजेंट करते हैं हमारे सिविल राइट भी और पॉलिटिकल राइट भी। और जो डीपीएसपी है, ये सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये 5 केसेस थे जिनके बारे में रिपीटेडली पूछा जाता है। इसका मतलब यही नहीं है कि आप सिर्फ इन 5 को देखोगे, जो अदर जो चीजें बताई हैं मैंने आपको टीपीएसपी का पार्ट कवर कराते हुए, वो सारी चीजें आप देखोगे, वो अमेंडमेंट्स भी आप देखोगे। ठीक है, बट लिस्ट बनाते हुए अगर आप लिस्ट मेंटेन कर रहे हो इन लेक्चर्स के हिसाब से, जो स्पेसिफिकली मैं केस लॉस की अभी करा रही हूँ, तो आप सिर्फ इन 5 जो केसेस हैं इनको इधर मेंशन कर लो। ठीक है, तो अशोका कुमार के केस में आपने लिखा कि फंडामेंटल राइट रिप्रेजेंट्स करते हैं पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स को, एंड डीपीएसपी हमारे जो है रिप्रेजेंट्स करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स को। तो ये दो बातें सिर्फ इसके अंदर आपको याद रखनी है। विद दिस वी आर डन विद ऑल द केसेस ऑफ प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी भी। अब अगर आप चाहो तो केशव नंदा भारती केस को मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में समझा सकती हूँ। ठीक है, ओके, नाउ अब केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, लेट मी इरेज इट। तो कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इंपॉर्टेंट केस में से एक केस है केशव नंदा भारती केस। वैसे तो इस केस के हम मेन पॉइंट वन एक दो लाइन में मैंने आपको मेन जो पॉइंट्स हैं वो बताए, बट स्टिल इस केस को थोड़ा सा डिटेल में जान लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ठीक है, इस केस का पहले बैकग्राउंड समझते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल लो बैकग्राउंड। ठीक है, देखिए, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद सारे स्टेट्स अपने अपने एरिया के सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस को ठीक करने में जुट जाते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद जब सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, तब उन्हें ये रियलाइज होता है कि इक्वालिटी उनका एक राइट है, उनका एक हक है। ठीक है, काफी टाइम से जो सिस्टम था वो ये था कि रिसोर्सेज ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ एक चुनिंदा लोगों के पास था,
और धीरे धीरे ये रियलाइज होने लगा कि भाई जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है ये सही नहीं है। और इसी चीज को चेंज करने के लिए सारे स्टेट्स अपने एग्जिस्टिंग लॉज, अपने सिस्टम को चेंज करने में लग जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ केरला के स्टेट गवर्नमेंट ने। ठीक है, केरला के स्टेट गवर्नमेंट ने अपने स्टेट के सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस को ठीक करने के लिए, जैसे कि जमींदारी सिस्टम, लैंड ओनरशिप, टेनेंसी लॉज, इन सब को ठीक करने के लिए केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, कौन सा एक्ट? केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963 को पास किया। ठीक है, अब जो लैंड रिफॉर्म एक्ट्स थे ये रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे कि कौन कितना लैंड होल्ड कर सकता है। बेसिकली ये सिटीजन्स के प्रॉपर्टी राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। तो इस एक्ट को यूज करते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई एक मठ था, उसका लैंड एक्वायर कर लिया। ठीक है, एडनीर मठ, एडनीर मठ, एडनीर आपको नाम याद करना है तो करो, वरना मत करो, कोई बात नहीं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये याद रखने, एक मठ है वहां पे, उसका लैंड जो है एक्वायर कर लेती है। सो द केरला गवर्नमेंट एक्वायर्स द लैंड ऑफ एडनीर मठ ऑफ कसारगोड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको बता रही हूँ। गवर्नमेंट के ये टेक ओवर के कारण मठ की इनकम जो है ये खत्म हो जाती है और उनको सारे कामकाज संभालने में दिक्कत होने लगती है। तो इस लैंड एक्विजिशन को एडनीर मठ के हेड चैलेंज करते हैं, जो थे कौन? केशवानंदा भारती। और इनके इस केस को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट किसने किया? नाना भाई पालकीवाला ने। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। देखिए, अब ये जो लैंड रिफॉर्म एक्ट मैंने आपको बताया, ये सिटीजन्स के राइट टू प्रॉपर्टी पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते थे। इसलिए मार्च 1970 को केशव नंदा भारती ने इस लैंड रिफॉर्म एक्ट को चैलेंज और अपोज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की। और ये कहा कि जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है ना, ये मेरे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14, 19, एफ 25 एंड आर्टिकल 20, ठीक है, कौन कौन सा आर्टिकल्स को मैं लिख लेती हूँ, 1 सेकेंड। 14, 19F, ठीक है, 19F ना जब तक रिपील नहीं हुआ था, 14, 19F, 25, 26। ठीक है, इन्होंने चैलेंज किया कि ये जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है मेरे आर्टिकल 14, 19F, 25 और 26 को जो है वायलेट करता है। ठीक है, और ये उस टाइम पे था। उनका कहना ये था कि एक लैंड को ओन करना, उसे मैनेज करना एक सिटीजन का फंडामेंटल राइट होता है और इन फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। ठीक है, ओके। नाउ उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बहुत सारे केसेस चल रहे थे, जैसे बैंक नेशनलाइजेशन का केस हो गया, माधव राव सिंधिया केस हो गया, या फिर गोलकनाथ केस। और इन सारे केसेस में आपको क्लियरली ये दिखेगा कि ठीक है, कौन कौन सा केस लिखना है तो लिख सकते हो। ठीक है, गोलकनाथ और माधव राव। ठीक है, इस दौरान क्या दिख रहा था कि इंडिया की दो पार्टीज जो है पावर स्ट्रगल कर रही थी। कौन दो पार्टीज? कौन दो पार्टीज जिनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा था? बार बार बताती हूँ, एक हाथ पे था आपका पार्लियामेंट और दूसरे हाथ पे था आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो एक हाथ पे पार्लियामेंट का कहना क्या था कि आर्टिकल 368 के थ्रू हमें ये पावर्स मिली हुई है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को जैसा चाहे वैसा अमेंड कर सकते हैं, हमारे पास अनलिमिटेड पावर्स है। पर पार्लियामेंट के इस स्टेटमेंट से सुप्रीम कोर्ट अग्री नहीं करती थी। तभी तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के
11 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, उनके सामने जब ये क्वेश्चन आया कि क्या पार्लियामेंट के पास इतनी सारी पावर्स हैं कि वो जैसे चाहें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज कर सकते हैं, तब इस केस में इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो पावर थी उस पे काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिए थे। ठीक है, इसके बाद पार्लियामेंट क्या करती है, अपने ऊपर ये लगे हुए रिस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए 24th, 25th एंड 29th अमेंडमेंट एक्ट लेकर आती है ताकि पार्लियामेंट को उसकी पावर्स वापस मिल सके। चलिए अब इन 3 अमेंडमेंट्स को भी अब थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। तो 24th अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की पावर देती है। ठीक है, इट सेज पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक ठीक है, पार्लियामेंट किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन की। इसके बाद है 25th अमेंडमेंट, इसके अंदर कहा गया कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको कर्टेल किया जा सकता है, राइट टू प्रॉपर्टी पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं और गवर्नमेंट पब्लिक यूज के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी एक्वायर कर सकती है और इसके लिए जो कंपनसेशन देखना होगा वो भी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, कोर्ट नहीं। ठीक है, उसके बाद 29th अमेंडमेंट में देखिए हम इस अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया गया, लैंड रिफॉर्म एक्ट को 9th शेड्यूल के अंदर रख दिया। अब 9th शेड्यूल के अंदर ऐसी क्या खास बात है, देखिए 9th शेड्यूल के अंदर जो भी लॉज जाते हैं उन पर क्वेश्चन नहीं उठाए जा सकते, उन पे कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। तो लैंड रिफॉर्म एक्ट्स को किसी भी टाइप की क्वेश्चनिंग से इम्यूनिटी मिल गई क्योंकि वो 9th शेड्यूल में रखे जा चुके हैं। ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। ठीक है, इतनी सी बात समझ आई 24, 25th एंड 29th अमेंडमेंट एक्ट की। ठीक है, तो इस केस में लैंड रिफॉर्म एक्ट के साथ साथ इन 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को भी चैलेंज किया गया। तो बेसिकली इस केस में बहुत सारे मुद्दे उठाए गए थे, बट इस केस का मेन क्वेश्चन ये था कि सबसे पहले क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, और दूसरा कि अगर पहले क्वेश्चन का आंसर हाँ है कि भाई जो पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं उसकी एक्सटेंट कितनी रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। ठीक है, तो ये दो मेन क्वेश्चन थे इस केस के। तो चलिए अब हम एक एक करके इस केस के जो आर्ग्यूमेंट्स थे पेटिशनर साइड से और रिस्पोंडेंट साइड से उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पेटिशनर साइड के आर्ग्यूमेंट को। तो पेटिशनर्स का सबसे पहला पॉइंट ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 368 है जो अमेंड करने की पावर देता है पार्लियामेंट को, ये एक एब्सोल्यूट पावर नहीं है बल्कि उसके ऑपोजिट ये जो पावर है ये लिमिटेड है, ये रिस्ट्रिक्टिव है। तो पार्लियामेंट अपने मन से जो चाहे वो प्रोविजन चेंज नहीं कर सकता है क्योंकि ये पावर लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टिव है उनका। दूसरा पॉइंट ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो राइट्स दिए गए हैं वो सिटीजन्स की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए दिए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 19(1)(f जो कि राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है। पर पिटिशनर्स का कहना ये था कि भाई जो 24th एंड 25th अमेंडमेंट एक्ट जो है, ठीक है, 24th एंड 25th अमेंडमेंट एक्ट जिससे आर्टिकल 31C इंसर्ट किया गया, ये सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करता है, कर्टेल करता है, जो कि गलत चीज है। वहीं रिस्पोंडेंट्स का कहना ये था कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की अनलिमिटेड पावर है और एब्सोल्यूट पावर है। ठीक है, उनके हिसाब से हर स्टेट को अपने सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन बेटर करनी होती है, ऐसे में पार्लियामेंट के पावर्स पे
रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर पार्लियामेंट की पावर्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया तो ऐसे में टाइम के साथ साथ सोसाइटी की नीड्स तो कभी फुलफिल कर ही नहीं पाएंगे हम लोग। तो रिस्पोंडेंट्स के हिसाब से पार्लियामेंट के पास कुछ फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, राइट टू रिलीजन, इन कुछ फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की पावर पार्लियामेंट के पास होती है। ठीक है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट की अब तक की सबसे लंबी बेंच बैठी थी, 13 जजेस बेंच। केबीसी में भी क्वेश्चन आया था ना ये। ठीक है, तो चलिए इसकी जजमेंट को भी देख लेते हैं क्विकली। इस केस में जजमेंट आया था 7:6 की मेजोरिटी से इसका जजमेंट आया था। ठीक है ना। अब जो गोलकनाथ वाला केस था ना, उस केस में ये कहा गया था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती। इस जजमेंट को ओवररूल करते हुए केशव नंदा भारती केस में इस चीज को अपोजिट कर दिया गया, इसका उल्टा कर दिया गया। ठीक है। अब इसमें केशव नंदा भारती केस में क्या कहा गया कि भाई 24th अमेंडमेंट जो है इसको जो चैलेंज हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि भाई पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकता है, इससे वैलिड कहा। ठीक है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट के पास ये पूरी पूरी पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकती है। पर ये सब तो हुआ पहले क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जो ये पूछता था कि ठीक है अगर अमेंड कर सकती है तो उसका एक्सटेंट क्या रहेगा। तो इसे आंसर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से ये कहा कि भले ही पार्लियामेंट के पास ये पूरी पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के चाहे तो कोई भी प्रोविजन को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन अपनी अमेंडिंग पावर्स को वो इस तरीके से अमेंड कर यूज कर सकती हैं जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फीचर हैं उसके साथ वो इंटरफेयर ना करे। ठीक है। और इसे ही कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। इसके साथ ही इस केस ने 25th एंड 29th अमेंडमेंट एक्ट जो था उसको भी वैलिड कहा, और ऐसा कहा कि कोई ऐसा लॉ है जिसे 9th शेड्यूल के अंदर डाला गया है पर वो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक फीचर्स को वायलेट करता है तो उन लॉज का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है, वो कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो 24 अप्रैल 1973 को इस केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को जो है इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। अब इस केस में कुछ ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया था कि कुछ ऐसे बेसिक एलिमेंट्स होंगे जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा होंगे, पर कुछ इंडिकेटिव लिस्ट दी गई कि भाई ये जो सारी चीजें हैं ये सारी बेसिक स्ट्रक्चर के लिए, बेसिक फीचर्स के लिए क्वालिफाई करेंगी। और साथ ही साथ ये कहा गया कि आगे आने वाले टाइम पे और भी फीचर इस लिस्ट में एडअप हो सकते हैं जो कि बेसिक फीचर में आएंगे। ठीक है। पर कोई एलिमेंट बेसिक फीचर है या नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का, ये केस बाय केस बेसिस पे कोर्ट डिसाइड करेगी। तो ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी क्रिएटिविटी यूज करते हुए एक नया डॉक्ट्राइन, एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस किया, जिसके थ्रू उन्होंने एक हाथ पे पार्लियामेंट को अनलिमिटेड और एब्सोल्यूट पावर तो दी, पर साथ साथ ये भी कहा कि तुम बेसिक फीचर के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है। अब इस केस ने आने वाले सालों के लिए जो डेमोक्रेसी है उसको सेफ गार्ड किया। ठीक है। तो ये था हमारा केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का पूरा स्टोरी जो आपके लिए रेलिवेंट है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है स्टूडेंट्स। ठीक है। आप ये चाहो तो दोबारा देख लो ये केशवानंदा भारती वाला पार्ट, राइट, सो दैट आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। राइट। With this, we are done with today's lecture. Let's meet in the next lecture, students.